बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं भाई आप लोग? रटना नहीं है, समझना है। सिंटेक्स बुक बोर्ड मैट्रिक केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 13 कार्बन सिलिकॉन एंड देयर कंपाउंड्स। ये कार्बन सीरीज़ का पार्ट 14 जो है करने जा रहे हैं हम, और केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ कार्बन का पार्ट 3 एज रिड्यूसिंग एजेंट। एज रिड्यूसिंग एजेंट आप अपनी बुक में देख सकते हैं, ये आपको नज़र आ जाएगा। केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ हाइड्रोजन रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पर। तो कॉपी पेंसिल ले लीजिए, लेक्चर को नोट करना है और मुस्कुराते रहना है। हमारे पास केमिस्ट्री की दुनिया में जो है ना, वो कई किस्म के रिएक्शंस हैं। कॉम्बिनेशन रिएक्शन भी है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी है, एडिशन रिएक्शन भी है। कॉम्बिनेशन और एडिशन एक ही चीज़ के दो नाम है बेसिकली। और कंबस्शन रिएक्शन भी है, और 5, 6, 8 किस्मों के रिएक्शन हैं। ठीक है, न्यूक्लियर रिएक्शंस भी हैं, लेकिन खैर वो एक अलग दुनिया में चले जाते हैं आप, जिसमें न्यूक्लियस इन्वॉल्व हो जाता है। हम न्यूक्लियस तक नहीं जा रहे एटम के, हम न्यूक्लियस के बाहर इलेक्ट्रॉन्स का जो अमल दखल है, जिसको हम केमिकल रिएक्शन का नाम देते हैं, और इलेक्ट्रॉन्स भी वो जो कि वैलेंस शेल वाले, उनके अमल दखल की बात कर रहे हैं, उनके इंटरेक्शन की बात कर रहे हैं, जिसके नतीजे में बॉन्ड्स बनते हैं और आपस में एटम्स मिलते हैं और फार्मूला यूनिट्स बनते हैं, या फिर क्रिस्टल बनते हैं, या फिर मॉलिक्यूल बनते हैं। बहरहाल इसी तरह के हमारे पास एक पेयर है केमिकल रिएक्शन का। इसके ऊपर डिटेल्ड वीडियो तो मैं आगे बनाऊंगा, लेकिन अभी इसका हल्का सा एक ओवरव्यू ले लीजिए, क्योंकि ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है समझना, इसलिए अभी इसके ऊपर ज़्यादा बात नहीं करूँगा। ये अभी आ गया है तो इसके ऊपर कर रहा हूँ। उन केमिकल रिएक्शंस के नाम है जो कि पेयर में होते हैं, दो होते हैं, एक साथ होते हैं, उसी वक्त होते हैं। एक होगा तो दूसरा होगा, आगे पीछे होते हैं। इनको हम कहते हैं ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, समझ में आ रही है बात आपको? तो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन जो है वो, आपसे कोई पूछे कि रिडक्शन क्या है तो आप बोलेंगे अ टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन। आपसे कोई पूछता है ऑक्सीडेशन क्या है तो आप कहेंगे अ टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन। आपसे कोई पूछता है रिडॉक्स रिएक्शन क्या है, आप कहेंगे अ टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन। कलेक्टिवली रिडक्शन और ऑक्सीडेशन को हम रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं, क्योंकि ये दोनों केमिकल रिएक्शन जो है वो बैक वक्त होते हैं, आगे पीछे होते हैं, जिनको रिडक्शन हम ऑक्सीडेशन कहते हैं। रिडक्शन के अंदर जो 3 काम होते हैं वो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन है। कोई केमिकल स्पीशी है, कोई एटम है, कोई मॉलिक्यूल है, वो इलेक्ट्रॉन का गेन कर रहा है, तो हम उसको कहेंगे कि यहाँ पर क्या हो गया, रिडक्शन हो गया। या तो फिर वहाँ पर लॉस ऑफ हाइड्रोजन आयन होगा, या किसी एटम या केमिकल स्पीशी या मॉलिक्यूल से हाइड्रोजन आयन निकल जाएगा, तो हम कहेंगे यहाँ पर रिडक्शन हुआ है। या हमारे पास जो है वो लॉस ऑफ ऑक्सीजन होगा, लॉस ऑफ ऑक्सीजन होगा। किसी एटम से तो खैर नहीं, मॉलिक्यूल से, कंपाउंड से, केमिकल स्पीशीज से ऑक्सीजन का एटम निकल जाएगा, तो हम कहेंगे यहाँ पर रिडक्शन हुआ है। ठीक है, मैंने कहा था ना, इसको मैं सिर्फ समरी दूंगा, इसकी भी फिलहाल डिटेल्ड बात नहीं होगी। और किसी भी एटम के पास, मॉलिक्यूल के पास इलेक्ट्रॉन का गेन खुद ब खुद नहीं हो जाता। कोई एक फैक्टर ऐसा होता है जो कि उसको कंपेल करता है कि वो इलेक्ट्रॉन को ले ले। और इसी तरह किसी एटम या मॉलिक्यूल के पास लॉस ऑफ हाइड्रोजन आयन इतनी आसानी से नहीं होता। कोई दूसरा फैक्टर होता है जो उसको कंपेल करता है, मजबूर करता है कि भाईजान आप अपना हाइड्रोजन को लॉस कर दीजिए आयन की शक्ल में। और बिल्कुल इसी तरह कोई भी मॉलिक्यूल है, फार्मूला यूनिट है, वहाँ पर कंपाउंड है, ऑक्सीजन उसके साथ लगा हुआ है, तो वो ऑक्सीजन को अपने से अलग नहीं करना चाहता, लेकिन कोई दूसरा फैक्टर है, कोई दूसरा मॉलिक्यूल है, एटम है, जो कि उसको मजबूर करे कि भाई यहाँ से अपने पास से ऑक्सीजन को निकालो, ऑक्सीजन को निकाल दो अपने पास से। तो ऐसे फैक्टर्स, ऐसे एटम्स, ऐसे मॉलिक्यूल्स जो कि किसी एटम को कंपेल कर दें, मजबूर कर दें कि इलेक्ट्रॉन गेन करो,
या किसी एटम मॉलिक्यूल को मजबूर कर दें कि अपने पास से हाइड्रोजन आयन की शक्ल में लॉस कर दो, या फिर अपने पास से ऑक्सीजन को लॉस कर दो, ऐसे एजेंट्स को हम कहते हैं रिड्यूसिंग एजेंट। और कार्बन जो है यहाँ पर यही काम करने जा रहा है। कार्बन एज अ रिड्यूसिंग एजेंट जो है हम यहाँ पर मुतारफ़ करा रहे हैं। तो क्या कर रहा है कार्बन यहाँ पर? ये रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पे काम करेगा। अब जब रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पे काम करेगा तो ये यकीनन किसी दूसरे एटम मॉलिक्यूल से इन तीन में से कोई एक काम लाजमी करवाएगा, क्योंकि तीनों का डेफिनेशन एक ही है, रिडक्शन रिडक्शन रिडक्शन। ऑक्सीडेशन को, रिडॉक्स रिएक्शन को भी फ़िलहाल छोड़ दीजिए, अभी आपके लिए इतना काफ़ी है, नोट्स में डाल लीजिए इसको। अब यहाँ पर क्या होगा? क्या कार्बन जो है किसी दूसरे एटम से इलेक्ट्रॉन का लॉस करवाएगा? क्या हाइड्रोजन आयन का लॉस करवाएगा? ना तो इलेक्ट्रॉन का गेन करवाएगा, ना लॉस ऑफ हाइड्रोजन आयन करवाएगा, लॉस ऑफ ऑक्सीजन करवाएगा। ये इसकी एफिनिटी ऑक्सीजन के साथ बहुत ज़्यादा है। एफिनिटी का मतलब है मोहब्बत, इसको ऑक्सीजन से बहुत ज़्यादा मोहब्बत है। तो जिसके पास भी ऑक्सीजन जो है वो नज़र आती है ना, ये कार्बन जो है उसकी कोशिश होती है कि इसके पास से मैं ऑक्सीजन को निकाल दूँ और अपने पास ले आऊँ, अपने पास ले आऊँ, उसके पास से ऑक्सीजन को निकाल दूँ। मेटल ऑक्साइड्स जो हैं वो कई किस्मों के होते हैं। मेटल ऑक्साइड्स जिनके नाम ही ये है कि मेटल ऑक्साइड्स, ये क्या है? ये कंपाउंड्स, कुछ चीज़ें हैं। और ये कंपाउंड्स और कुछ चीज़ें जो हैं वो बनी किससे हैं? दो चीज़ों के मजमूए से बनी है। मेटल होगा एक, और दूसरा उसके साथ ऑक्सीजन शामिल होगा। मैं आपकी बुक में मौजूद सबके नाम लिख देता हूँ, ठीक है? कुछ कमेंट्स में लोग पूछ भी रहे हैं कि सर ये केमिकल रिएक्शंस जो आप इतनी डिटेल में बता रहे हैं, क्या ये एग्ज़ाम में आएंगे? क्या इनकी ज़रूरत है? क्या ये पूछे जाएंगे? एक क्वेश्चन आता है जो कि बड़ा ही तगड़ा किस्म का होता है, कंप्लीट द केमिकल रिएक्शन, कंप्लीट द केमिकल इक्वेशन। एक क्वेश्चन वो आता है, बैलेंस करें इक्वेशन को, तो पूरी की पूरी इक्वेशन मिल जाती है ना, उसमें सिर्फ बैलेंस ही करना होता है। एक होता है कंप्लीट द केमिकल इक्वेशन, केमिकल इक्वेशन को मुकम्मल कीजिए। एक साइड दे दी जाएगी, दूसरी साइड छोड़ दी जाएगी। ये सवाल आता है एग्ज़ाम में। और इसके अलावा भी केमिकल इक्वेशंस को, केमिस्ट्री की दुनिया में आप आ गए हैं ना, तो केमिकल इक्वेशंस के साथ दोस्ती कर लीजिए आप, क्योंकि सारी आगे बातचीत ही अब जो होगी, आप फर्स्ट ईयर इंटर में जाएंगे, यूनिवर्सिटी में जाएंगे, बात ही केमिकल इक्वेशंस की सूरत में होगी। तो इन केमिकल इक्वेशंस को ज़रा वर्कआउट करें, थोड़ा सा वक्त दें इनको, वरना आप अपने अंदर हमेशा एक महरूमी महसूस करेंगे केमिस्ट्री को लेके। आप बोलेंगे यार मज़ा नहीं आ रहा है। क्यों? क्योंकि ये चीज़ जो टाइम मांग रही है आप उसको वक्त नहीं दे रहे ना। तो ये जो अभी मैं सिखा रहा हूँ इनको सीख लीजिए, केमिकल इक्वेशंस को कैसे डील करते हैं। तो बहरहाल यहाँ पर हम बात कर रहे हैं मेटल ऑक्साइड्स के हवाले से, क्योंकि मेटल ऑक्साइड्स वो कंपाउंड हैं जिनमें क्या है, मेटल के साथ ऑक्सीजन मौजूद है। ये कौन कौन से मेटल ऑक्साइड्स हैं? यहाँ पर मैं इनके नाम पहले लिख देता हूँ। एक तो फेरिक ऑक्साइड है, केमिकल नेम भी, और इनके फेरिक ऑक्साइड, इनके केमिकल फार्मूलाज भी साथ ही लिख दूंगा। फेरिक ऑक्साइड है, ठीक है। और उसके बाद जिंक ऑक्साइड है, जिंक ऑक्साइड है, जिंक ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड। फेरिक ऑक्साइड का भी केमिकल फार्मूला लिख दूं, Fe2O3। जिंक ऑक्साइड ZnO, ये जिंक ऑक्साइड का फार्मूला आ गया, ये केमिकल नेम आ गया इसका, ये केमिकल फार्मूला इसका आ गया। और क्या है? लेड ऑक्साइड, जिसको अक्सर बच्चे लीड बोलते हैं, लीड नहीं है ये, लेड है, लेड ऑक्साइड। लेड का सिंबल Pb है और O। तीसरा मेटल ऑक्साइड हो गया। चौथा मेटल ऑक्साइड जो है वो कॉपर ऑक्साइड है, कॉपर ऑक्साइड। कॉपर ऑक्साइड CuO, कॉपर ऑक्साइड हो गया, ये इसका केमिकल फार्मूला भी हो गया।
पांचवा जो है वो कप्रस ऑक्साइड है। कप्रस ऑक्साइड, इसको कॉपर 1 ऑक्साइड भी कहते हैं। कॉपर, आगे ये 1 लिखा हुआ, बताता हूं ये क्या लिखा हुआ इसके साथ। इसका फॉर्मूला है Cu2O, ये कप्रस ऑक्साइड है, ठीक है, या इसको कॉपर 1 ऑक्साइड भी कहते हैं। ये कॉपर ऑक्साइड है, फ़र्क रखिएगा इसके अंदर। और फाइनली जो हमारे पास है, अभी कोई मौजूद है तो देखूं, नहीं, मेटल्स तो निमट गए। ये सारे के सारे जो है वो मेटल ऑक्साइड्स हैं। क्यों मेटल ऑक्साइड्स हैं? क्योंकि इनमें मेटल मौजूद है। फेरस जो, फेरिक जो है वर्ड, ये फेरस से निकला है। फेरस जो है वो, अब तो मुझे याद भी नहीं रहता ये ग्रीक लैंग्वेज का है या लैटिन लैंग्वेज का है, क्योंकि दो ही ज़बानें नॉर्मली इस्तेमाल होती हैं। तो लैटिन वर्ड है या ग्रीक वर्ड है फेरस, इसका मतलब है आयरन। तो आप इसको आयरन ऑक्साइड कह लें या फिर फेरस ऑक्साइड। फेरस ऑक्साइड अलग है, फेरिक ऑक्साइड अलग है, इस बात का ध्यान रहे। ये फेरिक ऑक्साइड है, ठीक है। अब फेरस और फेरिक में क्या फ़र्क है ये भी मैं आपको बता दूंगा बाद में। इसकी वैलेंसी जो है वो 2 होती हैं, ठीक है। वैलेंसी, आयरन 2 किस्म के होते हैं। एक आयरन ये होता है आयरन 1, और दूसरा आयरन ये होता है आयरन 2। ब्रैकेट में लिखा होगा, ज़रा ध्यान रखिएगा इसका। इनकी दोनों वैलेंसीज में फ़र्क है। इसकी जो है +2 है वैलेंसी, और इसकी जो है वो +3 वैलेंसी है। इस वाले की जो इसके साथ 2 लिखा हुआ है ना, इसकी वैलेंसी जो है वो +3 है। अच्छा, अगर मैं गलती पे नहीं हूँ तो देखिए, मिस्टेक ना हो जाए। हाँ, ये 3 और 2 का ही सिस्टम है इसके अंदर। इसके साथ 3 लगा हुआ हो, 3 और ये 2, बस। इसकी 2 वैलेंसी, इसकी 3 वैलेंसी, ये समझना ज़रूरी है ताकि आपको ये फेरिक ऑक्साइड, और यहाँ पर जब मैं समझाऊंगा इसकी इक्वेशन Fe2O3, ये फेरिक ऑक्साइड, तो आपको समझ में आएगा ये कि ये कौन सा आयरन है। जिसकी वैलेंसी 2 है ये वो है, या जिसकी वैलेंसी 3 है ये वो है। ये मैं पहले भी बता चुका हूँ। अच्छा, तो बहरहाल ये बात अभी जो कर रहा हूँ वो मेटल की कर रहा हूँ। ये देखें, ये मेटल है, ऑक्सीजन के साथ लगा हुआ है तो ये भी मेटल ऑक्साइड हो गया। जिंक भी मेटल है, ऑक्सीजन के साथ लगा हुआ है तो जिंक ऑक्साइड हो गया। लेड जो है वो भी मेटल है, ऑक्सीजन के साथ लगा हुआ है तो ये भी मेटल ऑक्साइड हो गया। कॉपर भी मेटल है, ऑक्सीजन के साथ लगा हुआ है तो ये भी मेटल ऑक्साइड हो गया। और कप्रस ऑक्सीजन के साथ लगा हुआ है तो ये भी मेटल ऑक्साइड हो गया। बताने का मकसद ये है कि सारे मेटल ऑक्साइड्स हैं और सब में ऑक्सीजन लगा हुआ है, और कार्बन जो है रिड्यूसिंग एजेंट का किरदार अदा कर रहा है यहाँ पर, जिसका काम क्या है, उन कंपाउंड्स में से ऑक्सीजन को निकाल लेना और अपने साथ शामिल कर लेना। कार्बन के साथ जब ये लगेगा जाके ऑक्सीजन, इस तरह से, तो क्या होगा कि ऑक्सीजन निकल के इस कार्बन के पास चला जाएगा। अब शक्ल से ही हमें एक चीज़ समझ में आ रही है, जब ऑक्सीजन निकल के इनके पास जाएगा कार्बन के पास, तो 2 ही पॉसिबिलिटीज़ नज़र आती हैं हमें। कौन कौन सी? कि या तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनेगी या कार्बन मोनोऑक्साइड गैस बनेगी। देख लीजिए आप, कार्बन ऑक्सीजन मिलेंगे तो क्या होगा भाई, या तो कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी या कार्बन मोनोऑक्साइड बनेगी। ये सारी डिटेल हो गई। अच्छा, अब आगे बताऊँ, इसको मिटा दूँ। मेटल ऑक्साइड्स के अलावा जो है वो कार्बन दूसरे एलिमेंट्स के साथ भी ऑक्सीजन को देखना पसंद नहीं करता, और उनमें से भी ऑक्सीजन को ये निकाल लेता है। ग्रेट एफिनिटी है कार्बन की ऑक्सीजन के लिए। मिसाल के तौर पर अगर हम जो है वो उसकी बात करें, हमारे पास कौन सी एग्जाम्पल है, वाटर की एग्जाम्पल है। हाँ, छठी एग्जाम्पल H2O। पानी के अंदर अगर आप कार्बन डालते हैं तो इसमें भी, पानी में भी ऑक्सीजन मौजूद है, तो यहाँ से भी ये निकाल लेगा। अच्छा, इसके अलावा एक और गैस जो कार्बन मोनोऑक्साइड है, अगर इसके साथ जो है वो रिएक्ट करेगा ये, तो यहाँ पर भी इसके साथ ऑक्सीजन मौजूद है। नहीं, ये इक्वेशन नहीं है, एक मिनट ज़रा मैं चेक कर लूँ। कार्बन, हाँ सही है, एक मिनट भाई, देख लेने दीजिए ज़रा। मैं इतना बड़ा आइंस्टाइन तो हूँ नहीं अभी। हाँ, कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन मोनोऑक्साइड नहीं है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस के साथ ये रिएक्ट करेगा, क्योंकि इसके साथ भी कार्बन पहले से मौजूद है, लेकिन अब भी दूसरा कार्बन जो है वो अपना काम करेगा। हालांकि कार्बन पहला एक काम कर चुका है,
वो रिएक्ट ऑलरेडी कर चुका है। इस कार्बन ने भी किसी, ये ऑक्सीजन किसी के साथ होगा, वहाँ से इस ऑक्सीजन को इसने निकाल लिया। समझ में आ गई बात। लेकिन अब दूसरा कार्बन अगर रिएक्ट करेगा तो वो इस कार्बन से भी इस ऑक्सीजन को निकाल लेगा। ग्रेट एफिनिटी है। बहरहाल अब ज़रा इन इक्वेशंस को देख लें वन बाय वन, तरतीब से, जैसी कि आपकी बुक के अंदर मौजूद है। केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ कार्बन का पार्ट 3 एज अ रिड्यूसिंग एजेंट। पहली इक्वेशन बता दूं मैं आप लोगों को। पहली इक्वेशन जो है यहाँ पर, जल्दी आ जाओ भाई, हाँ, फेरिक ऑक्साइड वाली पहली इक्वेशन। फेरिक ऑक्साइड जो है वो कार्बन के साथ रिएक्ट करेगा, 3 कार्बन के एटम, उसके नतीजे में जो है वो आयरन अलग हो जाएगा, प्योर एलिमेंटल फॉर्म में आयरन अलग हो जाएगा, और उसके साथ क्या बनेगा, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस बनेगी। 3 मॉलिक्यूल कार्बन मोनोऑक्साइड के बनेंगे। इसको ज़रा आप अंदर से समझ लीजिए। अब आपके जहन में ये फेरिक ऑक्साइड की बात आ रही होगी, तो पहले भी मैंने बताया कि फेरिक ऑक्साइड ये वो वाला है जिसको हम कहते हैं Fe3, और Fe3 का मतलब ये है कि ये +3 आयन बनेगा। +3 का मतलब क्या है कि इसके पास प्रोटॉन जो हैं वो 3 ज़्यादा हैं इसके इलेक्ट्रॉन्स के मुकाबले में। तो ऐसा क्यों हुआ भाई, प्रोटॉन 3 ज़्यादा क्यों हो गए, इलेक्ट्रॉन 3 कम क्यों हो गए? इसने 3 इलेक्ट्रॉन अपने दे दिए। क्योंकि 2 आयरन के एटम हैं तो दूसरा आयरन का एटम भी यही करेगा कि 3 इलेक्ट्रॉन ये भी अपने दे देगा। 2 आयरन के एटम है ना, Fe2 है, तो यहाँ पर टोटल कितने इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, 6 इलेक्ट्रॉन जो है वो निकल जाएंगे यहाँ से। 3 यहाँ से निकल जाएंगे, 3 यहाँ से निकल जाएंगे। किसके पास चले जाएंगे, जिसको इलेक्ट्रॉन्स की नीड होगी। ऑक्सीजन को अगर देखें आप, ऑक्सीजन जो है, ऑक्सीजन का स्ट्रक्चर क्या है, ये है, ये वैलेंस शेल है ऑक्सीजन का। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नज़र आ रहे हैं ये 2, तो इनको पेयर होना ज़रूरी है। तो ये जो 6 इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं यहाँ से, इनमें से 2 इलेक्ट्रॉन जो है वो एक इसके पास चला जाएगा पेयर होने के लिए, और दूसरा इलेक्ट्रॉन इसके पास चला जाएगा पेयर होने के लिए। ठीक है, अब कितने इलेक्ट्रॉन रह गए, 4 इलेक्ट्रॉन रह गए। ऑक्सीजन कितने हैं, 3 हैं ऑक्सीजन के एटम। अभी एक ऑक्सीजन के एटम ने 2 इलेक्ट्रॉन लेके अपनी आपको सेटिस्फाई किया है। अब चलते हैं दूसरे वाले की तरफ। दूसरा वाला भी यकीनन यही करेगा। -2, इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे, और ये 2 इलेक्ट्रॉन्स कहाँ जाएंगे, एक इसके पास जाएगा और दूसरा इलेक्ट्रॉन इसके पास जाएगा। अब कितने इलेक्ट्रॉन बचेंगे, सिर्फ 2 ही बचेंगे। इसके लिए तीसरा ऑक्सीजन का एटम चाहिए, ये आ गया। ये 2 इलेक्ट्रॉन एक एक करके इसके पास चले जाएंगे, ये एक एक करके इसके पास चले जाएंगे। सीख लीजिए, अभी बार बार समझा रहा हूँ, सीख लीजिए, सीख लीजिए, इस चीज़ को सीख लीजिए, मेहनत कर लीजिए, नहीं तो केमिस्ट्री में आप बहुत ज़्यादा परेशान हो जाएंगे आगे जाके हायर क्लासेस में। अब आपको समझ में आई ये बात। इस तरह अगर आयरन +3, दूसरा आयरन +3, तो हम इसको कह सकते हैं +C। ऑक्सीडेशन स्टेट वाले क्वेश्चन आते हैं आपके, और ये ऑक्सीजन 3 है एटम, तो यहाँ पर क्या है, -2 -2 -2 -6। ये बैलेंस होना चाहिए सिस्टम, जितने प्लस वाले हों उतने ही माइनस वाले हों, तब मामला सही है बिल्कुल। अब यहाँ पर चलते हैं, तो कार्बन की क्या पोजीशन है, कार्बन को देख लीजिए। कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है, पहले भी कई दफ़ा बनाया है मैंने। कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना है, 6 है कार्बन का। इसके पास इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 6। पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन आ गए, दूसरे शेल में कितने आ गए, 4 आ गए। इसको कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए अपने पेयर, जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है उनको पेयर होना ज़रूरी है, तो उसके लिए इसको भी 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसको भी 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसको भी चाहिए, इसको भी चाहिए, इसको 4 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए। कहाँ से मिलेंगे 4 इलेक्ट्रॉन्स, इसके साथ हम देखते हैं ये कार्बन लगा हुआ है, सॉरी ऑक्सीजन लगा हुआ है। ऑक्सीजन की मौजूदा पोजीशन ये है, हमें पता है। ले तो लिया है कार्बन ने ऑक्सीजन को, लेकिन ऑक्सीजन को लेके करेगा क्या, क्योंकि हम जब कार्बन की मौजूदा पोजीशन देखते हैं तो इसके पास 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं,
मतलब इसको 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए। अगर यहाँ पर शेयरिंग भी होगी, कोवेलेंट बॉन्ड भी बनेगा, तो एक इलेक्ट्रॉन ये जो है इस एक इलेक्ट्रॉन के साथ जो है वो सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बना लेगा। ये दूसरा अनपेयर्ड है, ये इस दूसरे वाले के साथ सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बना लेगा। मतलब यहाँ पर कार्बन के साथ ऑक्सीजन डबल कोवेलेंट बॉन्ड ही बना सकता है ना, क्योंकि ये तो पेयर्ड हैं। ऑक्सीजन के ये वाले ये तो पेयर्ड हैं, इनको तो ज़रूरत नहीं है। ज़रूरत उनको होती है जो अनपेयर्ड होते हैं। समझ में आ गई बात। लेकिन 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 यहाँ ज़रूरत पड़ेगी। अब ये तो दो जो बनाएंगे, इन दो के साथ ये बनाएंगे डबल कोवेलेंट बॉन्ड। एक तीसरा बॉन्ड भी यहाँ बनेगा इन दोनों के दरमियान, ये होगा कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड, जिसके अंदर एक एटम जो है वो इलेक्ट्रॉन का पेयर सप्लाई कर देता है, डोनेट कर देता है पेयर इलेक्ट्रॉन का, और दूसरा वो पेयर ले लेता है। यहाँ पर हमारे पास ऑक्सीजन के पास हम देखते हैं ये पेयर एक पड़ा हुआ, इस पेयर में से 2 इलेक्ट्रॉन जो है वो निकलेंगे और एक इसके पास चला जाएगा और दूसरा इसके पास चला जाएगा, क्योंकि यहाँ पर पेयर की इन्वॉल्वमेंट है। एक एटम जो है वो अपना पेयर डोनेट कर रहा है, हालांकि उसको ज़रूरत नहीं है, ठीक है, वो डोनेट कर रहा है, ये एक्सेप्ट कर रहा है। तो इस तरह से कोवेलेंट बॉन्ड जो बनेगा वो कहलाएगा कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड। यानी कि यहाँ पर जो 3 लाइंस आपको नज़र आ रही हैं कार्बन और ऑक्सीजन के दरमियान, कार्बन मोनोऑक्साइड का मॉलिक्यूल बना है, इसमें एक कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड है, बाकी 2 जो हैं वो डबल कोवेलेंट बॉन्ड है। ठीक है भाई, आगे चलते हैं और क्या क्या है। ये इक्वेशन तो हमारी निमट गई। दूसरी इक्वेशन देख लेते हैं और कौन सी है इसमें। जिंक और ऑक्सीजन प्लस कार्बन, अब जिंक की मौजूदा पोजीशन देखें ना, तो जिंक जो है, अब इसके डायरेक्ट मैं इसके वैलेंस शेल की तरफ जाऊं तो इसकी ये पोजीशन है कि जिंक 2+। अब समझ जाइए जिंक 2+ का मतलब क्या है। इसका आसान सा मतलब ये है कि जिंक जो है जब केमिकल रिएक्शन करेगा तो अपने 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा, और इसीलिए इसके पास 2+ जो ऊपर आया हुआ है चार्ज, ये बता रहा है कि इसके पास 2 प्रोटॉन ज़्यादा हैं इसके 2 इलेक्ट्रॉन्स के मुकाबले में। ये 2 इलेक्ट्रॉन इसके कहाँ चले गए, ये 2 इलेक्ट्रॉन जो है निकल के ऑक्सीजन के पास आए। याद है ऑक्सीजन की क्या पोजीशन है, ये पोजीशन है ऑक्सीजन की, इसके पास 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। तो ये जिंक जब इससे केमिकल रिएक्शन करेगा तो ये 2 इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा, एक ये रहा दूसरा ये रहा। समझ में आई। इस तरह बनेगा जिंक ऑक्साइड। जिंक ने 2 इलेक्ट्रॉन अपने दे दिए, ऑक्सीजन ने 2 इलेक्ट्रॉन ले लिए, ठीक है। लेकिन ये कार्बन जो है इसको ये चीज़ कबूल नहीं है, तो ये क्या करेगा, ये रिड्यूसिंग एजेंट है, ये उस ऑक्सीजन को यहाँ से निकालेगा, और ऑक्सीजन को निकालने के बाद कार्बन की पोजीशन क्या होगी कि इसके पास से जब ये अलग होगा, ये इलेक्ट्रॉन्स का मामला भी साइड में हो जाएगा। अभी ये जो इलेक्ट्रॉन्स इसने दिए थे जिंक ने, अभी फ़िलहाल इनको साइड में कर दीजिए। अब यहाँ पर क्या होगा, कार्बन की क्या पोजीशन है, कार्बन को 4 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए पेयरिंग के लिए, वही पोजीशन है। ये 2 तो मसला हल कर देंगे, ये भी अनपेयर्ड है, ये भी अनपेयर्ड है, वो भी अनपेयर्ड है, वो भी अनपेयर्ड है। लेकिन अब इसका क्या किया जाएगा, इसका क्या किया जाएगा, अब इसका एक हल किया जा सकता है यहाँ पर कि एक ऑक्सीजन से बात नहीं बनेगी, फिर या तो 2 ऑक्सीजन के एटम जो है यहाँ से रिलीज़ हों, तभी जाके ये कार्बन जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड बना सकता है। तो दूसरा भी ऑक्सीजन का एटम यहीं से निकलेगा, ठीक है। ये 2 नज़र आ रहा है आपको, इससे समझ जाइए जब हम कहते हैं जिंक ऑक्साइड जो है वो रिएक्ट कर रहा है, तो सिर्फ एक थोड़ी जिंक ऑक्साइड है, ट्रिलियंस एंड ट्रिलियंस हैं। तो यहाँ से और भी जो है वो ऑक्सीजन के एटम्स निकलेंगे, तो ये 2 ऑक्सीजन के एटम्स जो हैं इनकी ज़रूरत पड़ेगी। समझ आ गई बात। ये ऑक्सीजन का एटम जो है एक इलेक्ट्रॉन, इस तरह से मसला हल। ये दूसरा ऑक्सीजन का एटम जो है ये भी आगे आएगा, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड इसके साथ बनाएगा, और ये भी जो है वो सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड जो है वो इस साइड पे बनाएगा। तो कार्बन डाइऑक्साइड की पोजीशन ये होगी कुछ कि डबल कोवेलेंट बॉन्ड कार्बन जो है वो एक साइड पे एक ऑक्सीजन के एटम के साथ बनाएगा, और डबल कोवेलेंट बॉन्ड कार्बन दूसरी साइड पे दूसरे ऑक्सीजन के एटम के साथ बनाएगा। ये हो जाएगा CO2। समझ में आ गई भाई बात। अच्छा, और क्या क्या है बता दूँ ये।
तीसरा केमिकल इक्वेशन जो है वो हमारे पास लेड ऑक्साइड का है, इससे भी कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी PbO + C, और इससे लेड अलग हो जाएगा एलिमेंटल फॉर्म में और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनेगी। इसकी पोजीशन भी ये है लेड की कि ये जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन अपने लॉस करेगा और किसको दे देगा, इस ऑक्सीजन को, इसको 2 इलेक्ट्रॉन्स की नीड है। तो इस तरह से ये लेड ऑक्साइड जो है वो बनेगा, +2 -2 कैंसिल, लेड ऑक्साइड बन गया। जब कार्बन इससे छीन लेगा ऑक्सीजन को तो फिर क्या पोजीशन होगी, तो एक ऑक्सीजन का एटम नहीं जाएगा बल्कि 2 ऑक्सीजन के एटम चाहिए, ठीक है, तभी जाके ये मसला इसका हल होगा। तो यहाँ पर अभी मैंने बनाया, फिर देख लीजिए ताकि पक्का आपको याद हो जाए। ये कार्बन का वैलेंस शेल, ये 2 ऑक्सीजन के एटम, ये पोजीशन इनकी, ठीक है भाई। ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 4, 2 2 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। यहाँ पर भी डबल कोवलेंट बॉन्ड बनेगा ऑक्सीजन के साथ और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनेगी, ठीक है। अब चलते हैं आगे, और क्या है हमारे पास, कॉपर ऑक्साइड। कॉपर ऑक्साइड, यहाँ पर कॉपर की पोजीशन जो है वो ये है कि ये अभी मौजूदा पोजीशन कार्बन की, कॉपर की, इसकी भी यही है 2+, और ऑक्सीजन की -2, मतलब कॉपर भी अपने 2 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन को दे देगा। जब कार्बन रिएक्ट करेगा तो ऑक्सीजन इसमें से निकालेगा, तो इससे बनेगा क्या, यहाँ पर जो बनेगा वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनेगी, ठीक है। कॉपर एलिमेंटल फॉर्म में अलग हो जाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनेगी। अब तो बताने की ज़रूरत नहीं है कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है इसमें क्या होगा, डबल कोवलेंट बॉन्ड बनेगा 2 ऑक्सीजन के एटम्स के साथ। ये इंटरेस्टिंग फैक्ट है, ये जो अब आया है Cu2O, ये कार्बन के साथ जब रिएक्ट करेगा तो क्या होगा, इसकी मौजूदा पोजीशन को ज़रा समझिए। ऑक्सीजन से भागिएगा मत, ऑक्सीजन की -2 वैलेंसी है, याद रहे। ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, क्यों, इतनी दफ़ा तो स्ट्रक्चर बना चुका हूँ, देख लीजिए कि लास्ट शेल में इसके बाद 2 ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है ऑक्सीजन के पास, इसको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। अब यहाँ पर कॉपर की हमारे पास 2 इकसाम होती हैं। एक कॉपर वो होता है जो कि 1 इलेक्ट्रॉन लॉस करता है, ये रहा वो, ये कॉपर 1 है। एक कॉपर वो होता है जो कि 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करता है, ये है कॉपर 2। इसकी जो वैलेंसी शो होती है 2+ होती है, चार्ज जो इसके ऊपर आता है, इसके ऊपर जो चार्ज आता है वो 1+ होता है, या प्लस के लें या 1+ के, ये एक ही इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा। ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन्स की नीड है डेफिनेटली, ये वाले फिर कॉपर के एटम हमें 2 चाहिए, Cu2 है। अब समझ में आई बात आपको, तो ये फ़र्क है इसके अंदर, ये बनेगा, ये कहलाता है क्या, कप्रेस ऑक्साइड, ठीक है भाई। और इससे जो गैस बनेगी वो बनेगी कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, और कॉपर जो है वो आपको दोबारा मिलेगा, ठीक है। ये भी हो गया। अब कार्बन मोनोऑक्साइड को तो बताने की ज़रूरत नहीं, पहले ही बता चुका हूँ, 2 डबल कोवलेंट बॉन्ड बनेगा और एक जो है वो कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बनेगा। अब यहाँ पर हमारे पास जो रह गए हैं वो ऑक्सीजन के साथ भी इसको रिएक्ट करते हुए देख लेते हैं। छठा केमिकल रिएक्शन, कार्बन जब इसके साथ रिएक्ट करेगा तो इसके नतीजे में क्या बनेगा, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस बनेगी और हाइड्रोजन गैस बनेगी, कार्बन मोनोऑक्साइड। अब यहाँ पर होगा क्या, इसकी मौजूदा पोजीशन पहले देख लें वाटर की। ये ऑक्सीजन का एटम, इसके साथ ये हाइड्रोजन का एटम आके लग गया, सिंगल कोवलेंट बॉन्ड बन गया, ये भी सिंगल कोवलेंट बॉन्ड बन गया, H2O का बन गया ये मॉलिक्यूल। अब जब कार्बन इसके साथ रिएक्ट करेगा तो ऑक्सीजन यहाँ से निकल जाएगा, हाइड्रोजन इसके साथ निकलेगा, हाइड्रोजन इसके साथ निकलेगा। किस पोजीशन में निकलेगा, समझ में आई ये बात, किस पोजीशन में निकलेगा, हाइड्रोजन आयन प्लस हाइड्रोजन आयन, इस पोजीशन में। ये अपने इलेक्ट्रॉन्स दे के इसको जो है वो निकल जाएंगे, समझ में आ गई बात। अब क्या होगा कि यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन्स भी निकलेंगे, 2 हाइड्रोजन आयन और 2 इलेक्ट्रॉन्स भी निकल गए, और ऑक्सीजन का एटम जो है वो बच गया। 2 हाइड्रोजन आयन अलग हुए, अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स छोड़ के इस ऑक्सीजन के पास, फिर इस ऑक्सीजन से 2 इलेक्ट्रॉन अलग हुए, अब ये सिर्फ ऑक्सीजन का एटम बन गया, ठीक है। और ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है फिर इनके पास आए, वापस इनको हाइड्रोजन का एटम बनाया,
और फिर ये हाइड्रोजन के एटम्स जब आपस में मिले तो उसके नतीजे में ये हाइड्रोजन गैस बनी, हाइड्रोजन गैस बनी। समझ में आ गई बात आपको? अब ये रह गया इसका मसला कार्बन मोनोऑक्साइड का। तो कार्बन तो ये रहा ऑलरेडी मौजूद है, ऑक्सीजन ये जाएगा इस कार्बन के पास, और ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि कार्बन और ऑक्सीजन जब आपस में मिलेंगे तो यहाँ पर एक तो डबल कोवलेंट बॉन्ड बनेगा और एक कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बनेगा। ठीक है भाई, मिटा दूँ इसको। अच्छा, अब क्या रह गया इसके अंदर हमारे पास लास्ट वाला, कार्बन डाइऑक्साइड अगर कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या होगा? कार्बन डाइऑक्साइड अगर कार्बन के साथ रिएक्ट करेगा तो इसके नतीजे में कार्बन मोनोऑक्साइड गैस बनेगी। कैसे बनेगी? ऑब्वियस सी बात है कि इस कार्बन को अलग होना पड़ेगा। ये कार्बन जब इससे अलग होगा तभी ये ऑक्सीजन जाके इस कार्बन के साथ मिलेगा। देखें दोनों में फ़र्क है, इसके अंदर डबल कोवलेंट बॉन्ड बना हुआ है, इसके अंदर क्या है? सिर्फ डबल कोवलेंट बॉन्ड है। इसमें डबल कोवलेंट बॉन्ड भी है और कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड भी है। तो यहाँ पर यही काम होगा यहाँ पर। ठीक है भाई, काफ़ी बड़ी वीडियो बन गई है, लेकिन ये टॉपिक क्योंकि बहुत ज़्यादा हेल्दी था इस वजह से मुझे इस पे जो है ना वक्त लगाना पड़ा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। कार्बन सीरीज़ का पार्ट 14 हो गया, और इसके साथ साथ ये हमने क्या कर लिया, केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ कार्बन का पार्ट 3 जो है वो भी कर लिया। पार्ट 4 में इंशाल्लाह केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ कार्बन को अल्लाह हाफिज़ करके आगे सिलिकॉन की तरफ बढ़ेंगे। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। नो लाइक नो सब्सक्राइब, ओनली शेयर।